भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिला उपाध्यक्ष एवं सिख समाज अध्यक्ष अरविंदर सिंह खुराना से सीजी न्यूज जंक्शन पर खास बातचीत हुई। राजनीतिक सफर से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव के विषय पर भी खास बातचीत की गई। आपको बता दें, अरविंदर सिंह खुराना पिछले 15 सालों से लगातार सक्रिय राजनीति के साथ साथ सामाजिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में भी अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी तारीफ जिला उपाध्यक्ष ने जमकर की। 2023 विधानसभा चुनाव के दावेदारों में शुमार कहे जाने वाले अरविंदर सिंह खुराना ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा वह उनका पालन करेंगे। देखिए अरविंदर सिंह खुराना से खास बातचीत। 2023 विधानसभा चुनाव जो है अब जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी में भी इसकी सरगर्मी काफ़ी देखी जा रही है। लगातार कंटिन्यू उनका जो है कार्यक्रम देखा जा रहा है और हमारे साथ आज चर्चा में बने हुए हैं दुर्ग जिला के बीजेपी उपाध्यक्ष अरविंदर सिंह खुराना जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आज जो सुर्खियाँ बनी हैं उस बारे में एक बार चर्चा करना चाहूँगा। एलपीजी 200 रुपया कम हो गया। चुनावी मौसम है क्या, इसलिए एलपीजी 200 रुपये इसको कम कर दिए गए हैं? पहले भी तो हो सकता था, अभी अचानक 200 रुपया कम कर दिए गए। आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम ये जानती है कि कब किस चीज़ का रेट कम करना है। तो ये जब देखे कि आज तकलीफ़ ज़्यादा है तो ये उन्होंने सही समय समझा और आज उन्होंने सभी को ये बहुत बड़ा एक इनाम दिया है और एक गिफ्ट दिया है सबको कि 200 रुपये जो एलपीजी का जो रेट कम किया है, ये उनके लिए हम तो उनका धन्यवाद करते हैं और पूरा भारतीय जनता पार्टी की दुर्ग की टीम उनका धन्यवाद करती है कि समय कोई भी हो, कोई चीज़ का अगर किसी में बोलते हैं ना त्राही सर, इतने दिनों तो कंटिन्यू जो रेट बढ़ते जा रहा था, उसके बाद सडनली अभी 200 रुपये कम होना। देखिए क्या होता है कि आज इकोनॉमी जो है वो आज हम भी ज़्यादा नहीं जान सकते हैं और हमारे जो यहाँ पे जो स्थानीय जो लोग हैं वो भी नहीं समझ सकते। क्या होता है, जो दिल्ली में बैठते हैं उनको इकोनॉमी की ज़्यादा सोच इसलिए रहती है क्योंकि वहाँ पे उनको पता रहता है कि कब हमारे देश को किस वक्त में किस इकोनॉमी की ज़रूरत रहती है। ये पूरा विश्व करता है। उस वक्त में उनको लगता था कि उनको एलपीजी के रेट्स बढ़ाने हैं क्योंकि इकोनॉमी को एक स्थिर में लेके आना चाहिए था। आज इकोनॉमी भारत की आज 5वें नंबर से पे आ गई है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम ये कोशिश कर रही है कि जो इकोनॉमी है भारत की उसको किसी तरह भी विश्व में पहले नंबर पे लाया जाए। तो उस सोच को अगर मैं देखूं तो कोई भी समय अच्छा है अगर अच्छी चीज़ की जाए। अब ये समझते हैं कि अगर वो किसी चीज़ के रेट को बढ़ा रहे हैं तो उस वक्त में उस इकोनॉमी को ज़रूरत है कि उसके रेट बढ़ने चाहिए, तो वही बढ़ी जाती है। आज उनको लगा कि आज हमारा देश में इसके रेट को कम किया जा सकता है तो उन्होंने और उनकी टीम ने ये देखा होगा तो 200 रुपये आज एलपीजी के रेट को कम किया गया है। सर, फिर से एक बार दुर्ग शहर में आना चाहूँगा। आपकी राजनीति के क्षेत्र में अरविंदर सिंह खुराना दुर्ग शहर में एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग जिला उपाध्यक्ष हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के वरिष्ठ एक पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। आप कैसे सभी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, समय कैसे निकाल पाते हैं सर? इसमें तो देखिए ऐसा होता है कि सबसे पहले तो ये जो बहुत बड़ा नाम आपने बोला, ये बहुत बड़ा नाम मेरा नहीं है। ये आप जैसे हमारे भाई, मेरे जो जनता है, मेरे गुरुद्वारे के मेरे सभी भाई हैं, उन्होंने मेरे को इस उपाधि भी दी है कि आज मेरे को सब लोग जानते हैं और ये ईश्वर की कृपा है कि आज मेरे को सब लोग जानते हैं। तो ये नाम आप बोल रहे हैं कि बहुत बहुत बड़ा नाम है। मैं इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, पूरी जनता का धन्यवाद करता हूँ, ईश्वर का बहुत बहुत हमारे वाहिगुरु जी का धन्यवाद करता हूँ, मेरे जो समाज के वरिष्ठ हैं, मेरे भाई हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनका प्यार है जो आज मेरे को इतना बड़ा नाम आप बता रहे हैं तो दे रहे हैं। मैं धन्यवाद उसका करता हूँ। और रही बात समय की, देखिए क्या होता है, किसी का भी जीवन हो, कोई भी हो, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे कुछ हो, एक अनुशासन रहता है। मैं कोशिश करता हूं कि अपने जीवन में अनुशासन को लेके चलूं कि जो समय सीमा मेरे जीवन में लिखी रही है, जहां पे मैंने पहुंचना है, जहां पे मैंने कुछ कार्य करना है, जहां पे मैंने कोई कमिटमेंट की है, मैं उस समय पे पहुंच जाऊं, तो मैं हर चीज़ मैनेज कर लेता हूं। अगर समय सीमा को मैं अनुशासन में अपने जीवन में नहीं लाऊंगा तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मुझे पता है कि आज मुझे सारा दिन में 20 काम करने हैं, तो मैं उसी हिसाब से अपने पूरे दिन की दिनचर्या को डेवलप कर लेता हूँ। सर, चुनाव से रिलेटेड सवाल भी एक पूछना चाहूँगा मैं। इस बार विधानसभा चुनाव है,
कांग्रेस तो सीधे अब भूपेश बघेल सरकार के योजनाओं और उनके जो इतनी सारी जो उनके कामों की चर्चा गिना रही है। इस बार क्या विधानसभा चुनाव में मोदी लहर देखने को मिलेगी बीजेपी द्वारा? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी है ना, उनकी लहर तो अब ख़त्म होने से रही। अब कोई उस लहर को ख़त्म नहीं कर पाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम ने इतने कार्य कर दिए हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके रख लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, उनकी लहर को तो अब कोई ख़त्म कर नहीं पाएगा। चाहे कोई भी सरकार कोई भी सरकार का पदाधिकारी उसमें अपना कार्य करता रहे। मोदी जी एक ऐसा नाम, एक ऐसी छाप छोड़ दिए पूरे विश्व में, जिसका शायद लहर अब ख़त्म नहीं हो पाएगी। और मेरे को ये पता है कि भले कि कोई भी इंसान, मैं ये बोलता हूँ कोई भी पार्टी हो, मेरे को तो ये लगता है कि अंदर ही अंदर वो मोदी जी को और उनकी टीम को पसंद करते हैं, पर क्योंकि वो दूसरी पार्टी में हैं इसीलिए उनकी सामने चढ़ के उसकी बढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमको पता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अगर आप बैग देखें तो आज इतने, आपने जैसे बोला, इतने मतलब नीचे से वो उठे हैं। हमारी पार्टी ही ऐसी है कि जो इतने नीचे से उठे हुए एक इंसान को आज हमारे पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री बना दिया है, तो उनकी लहर कैसे ख़त्म हो सकती है? तो उनको ये पता है कि एक नीचे से नीचे वर्ग के आदमी को क्या ज़रूरत है, एक मीडियम क्लास के आदमी को क्या ज़रूरत है, एक हाई क्लास आदमी को क्या ज़रूरत है, ये उनको पता है। इसीलिए आज उनकी लहर को कोई ख़त्म नहीं कर पाया। और इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसान जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, और विलुप्त हो रही जो सांस्कृतिक हमारी जो विरासत थे, जो त्यौहार थे, उनको जो छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने वापस लाने का जो काम किया है वो प्रशंसनीय है। और इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसको कितना टफ मानते हैं आप? देखिए क्या होता है, मैं तो इस चुनाव को बिल्कुल टफ नहीं मानता हूँ। हमें तो ये समझ में आ रही है कि एक ग्राफ है, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी दुर्ग, भिलाई और पूरी छत्तीसगढ़ की जो टीम है, उन्होंने इतनी मेहनत कर ली है, इतनी इस सरकार की नेगेटिविटी जनता तक पहुंचा दी है कि सबको समझ में आ गया है कि इस सरकार में सिर्फ प्रलोभन है, एक सिर्फ और लालच दिया जाता है। आप ये देखिए, भ्रष्टाचार की कमी बताइए। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में जो एक मिल के जो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं मेहनत की है, उसका हमें फल ज़रूर मिलेगा और इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य आएगी। कांग्रेस का एक आरोप हमेशा से लगता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को फोकस करती है। इस बार चुनाव में आपके क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? देखिए क्या है, मुद्दों को लेके अगर मैं कुछ टिप्पणी अभी इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके लिए हमारे आदरणीय सांसद महोदय श्री विजय बघेल जी, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा नाम है आज की डेट में, और इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम ने उनको आज यहाँ के सीएम के सामने खड़ा किया है। तो हमारे आदरणीय सांसद महोदय श्री विजय बघेल जी को ये कहते घोषणा पत्र का एक संयोजक बना के यहाँ पे लाए हैं। तो जो घोषणा पत्र बनेगा, इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में वो घूम रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी वो बिलासपुर का दौरा करके आए हैं, अभी कल 1 तारीख को वो फिर कोरबा और ऐसे करके और भी विधानसभाओं में जा रहे हैं। सबसे वो राय ले रहे हैं कि क्या क्या हम घोषणा पत्र में ला सकते हैं। तो वो घोषणा पत्र जो होता है ना, वो पूरी जनता का एक व्यू है। तो उसमें अगर मैं अपने अकेले का अगर एक व्यू दूंगा तो मेरे को लगता है कि वो अभी गलत रहेगा। पूरी जनता का जो व्यू आएगा उसको मिला के हमारे आदरणीय सांसद महोदय विजय बघेल जी और उनकी पूरी टीम मिलके एक पूरा एक स्क्रिप्ट बनाएगी और उसको फाइनल अप्रूवल के लिए वो अपने बड़े नेताओं को भेजेंगे और उसके बाद ये घोषणा पत्र तैयार होके भारतीय जनता पार्टी का जनता के सामने में आएगा। चुनाव में काफ़ी बड़े बड़े दावेदार के नाम निकल करके सामने आ रहे हैं। अरविंदर सिंह खुराना को हम क्या चुनाव दावेदार के रूप में अब देखने जा रहे हैं? अब ये तो आपने बहुत कठिन सवाल पूछ लिया मेरे से। देखिए क्या होता है, दावेदारी जो होती है ना, वो जब कोई इंसान पेश करता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत रहती हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह जानता हूं। मैं क्या कैंडिडेट रहूं या ना रहूं, पर मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता ज़रूर रहना चाहता हूं, क्योंकि ये पार्टी ने हमेशा मान सम्मान दिया है। और ये जो मैं कैंडिडेट
रहूं ना रहूं, इसका जो होता है ना, आपको एक बात बताता हूं क्या होता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से देखा है। इनके जो वरिष्ठ नेता हैं ना, वो ना बहुत बारीकी से उनकी LIB 1 साल 2 साल पहले ही चालू हो जाती है। तो इसमें मैं दावेदारी दूं ना दूं, पर वरिष्ठ नेताओं को ये पता रहता है कि ये आदमी सक्षम है और ये यहाँ का चुनाव लड़ने में बहुत ताकत रखता है। वो ईश्वर की कृपा से और आप सब भाइयों की कृपा से वो ताकत और हमारे पार्टी की कृपा से मेरे पास है। लेकिन मैं दावेदारी इसलिए अभी तक पेश नहीं किया हूँ क्योंकि क्या होता है, दावेदारी पेश करने के लिए मैं एक सही समय सोचता हूँ, एक तरीका सोचता हूँ। अभी तक मेरे मन में ये बात आई नहीं है कि मुझे दावेदारी देनी चाहिए। पार्टी में जब हम सालों से काम करते हैं, अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अपेक्षा हमारे मन में रहती है कि मैं उस मुकाम तक पहुंचूं। सबकी अपेक्षाएं रहती हैं, पर मैं ये जानता हूं कि मेरी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो प्रदेश के हों, चाहे सेंटर के हों, चाहे हमारे ज़िले के हों, वो भली भांति जानते हैं कि ये आदमी इतना सक्षम है और इसको ये कार्यभार देना चाहिए। अगर वो सोचते होंगे तो चाहे कितना भी आप कोई भी अपनी दावेदारी पेश कर दे, तो किसी वक्त में भी अगर उनको लगता होगा कि अरविंदर सिंह खुराना इस मुकाम में ये काम कर सकता है, तो वो अपने आप मेरे को दावेदार बना के सामने। चलिए, बातों बातों में आपने बता दिया कि आप भी एक दावेदार के लिस्ट में शुमार है, आपका नाम। कोई भी आदमी, भाई साहब, कोई भी आदमी रहे, आज मेहनत करता है, सब कुछ रहता है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं दावेदार, मेरे को मेरी पार्टी रखेगी कि नहीं रखेगी, ये मेरी पार्टी और हमारे पार्टी का निर्णय है और वो ही समझते हैं इसको। लेकिन मैं हमेशा अपनी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जो भी हमारे जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा सद महोदय, विजय बघेल जी ने जो मुझे यहाँ का उपाध्यक्ष बनाया है, वो एक पद जो दे के रखा है, वो ही एक जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर मैं कहते विधायक के रूप में रहूँ या किसी भी चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ, पर ये जो पद है इसकी गरिमा मेरे को हमेशा संभाल के रखनी है और भारतीय जनता पार्टी का नाम हमेशा ऊंचा रखना है। यही मेरी सोच है और हमेशा रहेगी। सर, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, राजनीतिक क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ? राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? इसमें मैं आपको एक अगर देखिए क्या होता है, इसमें भी बहुत बड़ी सच्चाई है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं आज से 25 साल पहले अपने औद्योगिक क्षेत्र में हमारे पिताजी के साथ मैंने अपना उद्योग संभालना चालू किया था। उस बीच में मैं हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र के हमारे BSP एंसिलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे, आदरणीय श्री के झा जी, जिनको मैं अपने बड़े भाई जैसा मानता हूं और वो भी मुझे अपने एक छोटे भाई जैसा मानते हैं। इसमें मुझे बोलने की कोई वो नहीं है कि वह समाज सेवी भी हैं, उद्योगपति भी हैं, वह है महासचिव, उद्योग महासंघ के महासचिव भी हैं, एक बड़ा नाम रखते हैं, एक बड़ी उपाधि भी रखते हैं। तो वह अध्यक्ष थे, तो उनके साथ मेरा मिलना जुलना हमेशा रहता था और उनके करीबी बना, मैं उनके साथ रहा, उनकी बातों को समझा। उनमें उस वक़्त में उद्योग क्षेत्र पे उनको बहुत नॉलेज थी, तो बहुत अच्छा लगता था उनके साथ रहते रहते। उसी बीच में उनका कार्यभार जब समाप्त हुआ तो उन्होंने एक किसी और को हमारे वहाँ पे श्री प्रहलाद सचदेव जी थे, उनको अध्यक्ष बनाया। उन्होंने 2 साल अपना कार्यभार संभाला। उस बीच में उन्होंने ये देखा कि अरविंदर काफ़ी एक्टिव है, तो उन्होंने BSP एंसिलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष मुझे बनाया। तो ईश्वर की कृपा से और वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र के मेरे सभी भाइयों के साथ से, हमारे आदरणीय श्री के झा जी के आशीर्वाद से मैंने 8 साल मैं उस BSP एंसिलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा। और मेरे से जितना बन पाया, मैं ये जानता हूँ कि मेरे भाई हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के उस कार्यभार को संभालने में मेरी मदद की है। वहाँ झा जी ने भी मेरी थोड़ी मदद भी की, मेरी काफ़ी मदद की कि तू पॉलिटिक्स में आगे जा। तो मैं लगभग कितने सालों से राजनीति में सक्रिय हूँ? मुझे आज 14 से 15 साल हो गए हैं राजनीति में सक्रिय रहते। 14 से 15 साल मेरे बीत गए हैं, जिसमें मैं अब राजनीति में अगर आप देखा जाए तो एक छोटे पद भी, जैसे मैं BSP एंसिलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का 8 साल अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद मैं अपने सिख समाज में जो मेरे गुरु दुर्ग की प्यारी संगत है, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में उपाध्यक्ष रहा मैं गुरुद्वारे का। फिर उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी रहा और आज
सब गुरु महाराज जी की कृपा से और संगत की कृपा से आज मैं अध्यक्ष हूँ अपने सिख समाज का दुर्ग का। ऐसे ही करते करते फिर उसके बाद मैं 8 साल पहले मैं भारतीय जनता पार्टी 10 साल पहले से मैं भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष रहा हूँ। फिर टेन्योर मेरा जब समाप्त हुआ तो फिर अभी मुझे हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जितेंद्र वर्मा जी ने और सांसद महोदय श्री विजय बघेल जी ने अभी फिर मुझे यहाँ पे उपाध्यक्ष रखा है। ये इसी तरह से ये मेरी राजनीति जो साइकिल है वो चलते हुए आ रही है। इस सब में वाहिगुरु जी की बहुत कृपा है और आप जैसे सब भाइयों का प्यार है। कोरोना काल की त्रासदी को पूरे भारत ने ही नहीं पूरे विश्व ने सहा और ऐसे में बड़े बड़ी संस्थाएं और बड़े बड़े नामचीन चेहरों ने लोगों की मदद के लिए सामने निकल कर आए। रविंदर सिंह खुराना जी से भी हम समझना चाहेंगे कि कोरोना काल की त्रासदी के समय आपने कैसे सेवा भाव लोगों के प्रति दिखाई। कोविड एक बहुत ही महामारी का टाइम था जिसको शायद आज हम याद भी करें तो दिल दहक जाता है। मुझे ये याद है कि हमारे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और सिख समाज ने उस समय पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जनता को लंगर, जिनको कोई तकलीफ़ आती थी हम ये कोशिश करते थे कि कोई भी खाली हाथ ना जाए। भले कि वो महामारी नहीं, हमारी खुद की रूह कांप जाती थी। हमारे जो सेवादार हैं, जो गुरुद्वारा साहब के सेवादार हैं, वह दिन भर लंगर बनाते थे। लंगर बना के उसको जहाँ पे यात्री जो क्रॉस करते थे देवरी से आते हुए, जो यहाँ छत्तीसगढ़ में आते थे, उनको लंगर पहुँचाना। हमारे सेवादार दिन भर वहाँ पे लंगर की सेवा करके लंगर को पैक करके वहाँ तक पहुँचे। सभी सेवादारों ने मिलजुल के ये सेवा की कि कोविड में कोई भी कोशिश ये करते थे कि कोई भी भूखा ना रहे। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी गुरुद्वारा साहब में रखे गए ताकि किसी को भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़े तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे गुरुद्वारे से मिल सकें। रात को 3-3 बजे तकलीफ़ आती थी तो सिलेंडर्स उनको दिलाने की कोशिश गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग में की जाती थी कि सिलेंडर्स उन तक पहुंच सकें। कोविड में एक ये बात तो शायद पूरा विश्व जानता है कि सिख समाज एक ऐसा समाज है जो सेवा भाव सबको लेके सेवा भाव में आगे रहता है और उसमें कोई भी समाज हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सब मिलके कोविड में तो ऐसा हुआ था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी रहा हो, उन्होंने सब ने अपनी अपने स्तर पे जितनी सेवा हो सके वो की है। और इसका जो कोविड को जो हम लोग मार दे पाए हैं वो सब जो एकजुटता होके एक मिल के सब ने जो सेवा की है ना, ये उसी के कारण कोविड को हम मार दे पाए हैं। बाकी हम क्या हैं, ईश्वरी जो ये सेवा करवाता है वही करवाता है। जितनी सेवा ईश्वर ने लिखी थी वो हम सब दुर्ग की सिख संगत ने, हमारे सेवादारों ने जितनी हमें हिम्मत दी थी हमने वो सेवा गुरु की है और जितनी कर पाए उस वक्त में, क्योंकि वो महामारी का टाइम था, सबको डर लगा रहता था, लेकिन फिर भी ईश्वर ने जितनी सेवा हम सबसे करवाई वो हमने आगे बढ़ के। सर, आप एक इंडस्ट्रीज़ भी हैं, भिलाई क्षेत्र में आपका इंडस्ट्री है और काफ़ी सारे राजनेताओं की भरमार भी कहा जा सकती है भिलाई क्षेत्र में है। किस तरह के काम जो है भिलाई क्षेत्र में आप देखते हैं, किनके द्वारा देखते हैं बड़े नेताओं के चेहरे यदि बीजेपी में कहा जाए? देखिए, मैं ये जानता हूँ कि 5 साल पहले जब हमारे आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, जो कि पूर्व विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके समय पे काफ़ी भिलाई नगर काफ़ी एक्टिव रहता था। उन्होंने काफ़ी कार्य भी किए। उस वक़्त में डेंगू का प्रकोप भी बहुत आया था, जिसमें हमारे आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी बहुत ही एक्टिव रहते थे और उन्होंने आधी रात को पेशेंट्स को सेक्टर 9 में एडमिट करा के उनको क्योर करवा के मतलब अपने घर भी भिजवाया है। तो उस समय पे उनकी सोच, प्रेम प्रकाश पांडे जी की भी जो सोच थी वो बहुत एक्टिव रहती थी। वह बहुत आगे रहते थे। उनका क्या बोलते हैं, सोच रहती थी कि भिलाई नगर को कैसे आगे बढ़ाया जाए और वो इसीलिए अपना विज़िट करते रहते थे और कहीं ना कहीं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिखती थी उसको ठीक करवाना, उसको इमीडिएट उसको सिक्योर कराना, ये उनकी एक सोच रहती थी। तो मैं जब भिलाई नगर को जितना समझता हूँ कि उनके प्रेम प्रकाश पांडे जी की जो सोच है वो बहुत एक्टिव रहती थी। तो इस बार भी उम्मीद है कि पार्टी उन्हें टिकट दी और हम तो यही सोच सकते हैं कि उनको टिकट मिले और हम ये देखें कि वह दोबारा भिलाई नगर के एक विधायक के रूप में उनको जनता देख सके। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। चुनावी सीज़न आते ही सर देखा जाता है अक्सर कि बड़े बड़े जो लोगों के नाम उभर कर सामने आने लगते हैं, बड़े बड़े बैनरों में, पोस्टरों में, होर्डिंग्स में उनकी जो है पहचान नज़र आने लगती है। क्या ये चुनावी सीज़न पे ही ऐसा दिखना जो है
चुनाव के दावेदार के रूप में उन्हें देखा जाए? नहीं, ऐसा नहीं देखा जा सकता है। मैं तो इसमें ये सोचूंगा कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपनी पार्टी को ऊपर रखना चाहते हैं जी। उनमें से कई, मैं जैसे समझता हूँ, आप जैसे बैनर्स तो काफ़ी लोग लगाते हैं, तो अगर पार्टी ये सोचे लगे कि सभी प्रत्याशी हैं, तो ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। कई ये सोचते हैं कि हमारी पार्टी ऊंची रहे। जैसे अगर आपको मैं सबको बताना चाहूँ, जैसे मेरी ही सोच ले लीजिए, मैं भी बैनर पोस्टर लगाता हूँ, लेकिन मेरी सोच, कभी आपको पहले भी बताया हूँ कि मेरी सोच ये नहीं रही कि मेरे को टिकट चाहिए या कुछ है। मेरी पार्टी हमेशा ऊंची रहे, भारतीय जनता पार्टी का नाम हर जगह दिखे, ये मेरी सोच रहती है। ऐसे कई हमारे कार्यकर्ता हैं, कई हमारे प्यारे भाई हैं जो अपनी पार्टी को ऊंचा रखना चाहते हैं। तो जब चुनाव आते हैं तो वो देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो पार्टी का कार्यकर्ता दिखे सबको, तो ये लोग सोचते हैं कि हाँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देखिए, ये भी कार्यकर्ता हैं, तो इससे लोगों की नज़र में पार्टी का नाम भी आता है। तो पार्टी ऊंची रहे, कई लोग ये सोच भी रखते हैं। बाकी मुझे ये नहीं लगता है कि हर कोई इंसान जो बैनर में आ जाए वो दावेदार लग जाए, ये मुझे नहीं लगता। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर। भिलाई जो है पूरे छत्तीसगढ़ में मॉडल सिटी के नाम से मशहूर है। दुर्ग और भिलाई आपस में जुड़ा हुआ है, दुर्ग जिले के अंतर्गत भिलाई आती है। दुर्ग शहर कब मॉडल सिटी बन पाएगा? दुर्ग शहर मॉडल सिटी बन पाएगा? देखिए क्या है, दुर्ग शहर एक हमारे को जितना याद आ रहा है, आज से डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, काफ़ी कुछ हद तक दुर्ग सिटी डेवलप होने की कगार में था। और शायद अगर ये 5 साल और 10 साल और भारतीय जनता पार्टी आगे आती रहेगी, सरकार आती रहती, तो आज दुर्ग शहर की भी सोच कुछ और रहती, कुछ डेवलपमेंट रहती। ये मेरी एक जनता से भी अपील रहेगी कि जनता से अपील ये रहेगी कि हम जब वोट डालने जाते हैं तो ये ज़रूर सोचें कि स्टेट और सेंटर की सरकार अगर एक नहीं रहती है तो उसमें जो जैसे दुर्ग है, भिलाई है, इनकी जो डेवलपमेंट्स है वो रुकती है। क्या होता है कि दोनों सरकारें अगर एक रहें तो डेवलपमेंट्स बहुत आगे बढ़ती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी सोच तो हमेशा डेवलपमेंट में ही रही है। आप ये देखिए, अभी आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं, जितनी भी रोडें, इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम पे ही बन रही हैं। आज हम दुर्ग शहर को भी देखें, अगर सोच रहेगी तो मॉडर्नाइजेशन तभी होगा जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। अगर आप देखें, यहाँ पे दुर्ग में 5 साल निकल गए कांग्रेस सरकार को, लेकिन अभी तक आपने यहाँ दुर्ग शहर में कोई भी ऐसी मॉडर्नाइजेशन नहीं देखा होगा कि कुछ चेंजेस हुए हों। पिछले 15 साल तो बीजेपी की सरकार रही, तो उसमें आप सोचिए कई कोशिश की गई थी उसमें भी। जैसे कि आप देखेंगे कि अपना शिवनाथ नदी की तरफ में कुछ सोच मॉडर्नाइजेशन की करने की कोशिश की गई, यहाँ पे भिलाई में भी कई मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की गई, लेकिन उस बीच में सरकार चेंज होने के कारण वो सिर्फ कागज़ में रह गई, लेकिन वो कागज़ से अप्रूव नहीं होके आ पाई। अब हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब आगे जब आएगी, हमें पूरा यकीन है कि हमारे जितने नेता हैं वह दुर्ग को और भिलाई को और मॉडर्नाइज करने की पूरी अपनी जान लगा देंगे। एक सवाल मैं आपसे और समझना चाहूँगा सर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बीजेपी में काफ़ी दिग्गजों की भरमार है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव के लिए अरविंदर सिंह खुराना को टिकट देगी तो अरविंदर सिंह खुराना चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? ये आखिरी सवाल है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सेवक हूँ। अगर मेरे आदरणीय बड़े नेता और अगर ये सोचेंगे और सोचते हैं कि अरविंदर सिंह खुराना इस चुनाव को लड़ने के लिए मतलब सक्षम है, तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। और ईश्वर की कृपा रही और सभी हमारे बड़े नेताओं का आशीर्वाद रहा, आप जैसे भाइयों और जनता का आशीर्वाद रहा, तो ये चुनाव हम निकाल भी लेंगे। ये थे अरविंदर सिंह खुराना जी, दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, दुर्ग सिख समाज के अध्यक्ष हैं और भी इंडस्ट्रीज़ के होते हुए और भी कई सारी जो है लोगों के सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं और उनकी समस्याओं का निदान भी करते रहते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे काफ़ी चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी किस तरह रणनीति के रूप में काम करेगी और पार्टी के शीर्ष नेताओं का जो आदेश रहेगा वो उनका पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहे।